तो चलिए आप लोग की किताब में जो परिभाषा लिखा हुआ है उसको हम यहाँ लिख दिए, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको दूसरा परिभाषा बताऊंगा। मैं आपको फिर कहूंगा कि ये परिभाषा को परीक्षा में नहीं लिखना है, और अधिकतर बच्चे यही परिभाषा लेकर चिंतित में रहते हैं कि भाई कैसे याद होगा। देखिए कहता है यदि किसी चालकता की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप, दाब को नियत रखते हैं तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, यदि किसी चालकता की भौतिक अवस्था जैसी लंबाई, ताप, दाब को नियत रखते हैं अर्थात नहीं बदलते हैं तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर। अब आप लोग बताइए, जैसे हम एक तार ले लीजिए, यहाँ एक तार ले लीजिए, अब क्या इसमें हम लंबाई बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं? तो घटाना नहीं है, तो क्या उसको बोलिए। फिर कहता है कि जो ताप, दाब, ना तो इसमें हमको ताप लगाना है, ठीक है, ना हमको इसको गर्म करना है, ठंडा करना है, ना दाब लगाना है। तब कहता है एवं उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, यानी कि सीधा सीधी कहने का मतलब वोल्टेज, उत्पन्न विभवांतर यानी कि इसके सिरों के बीच में जो वोल्टेज लग रहा है, यानी कि इतना लाइन सीधा सीधी कहने का मतलब हो गया इसका वोल्टेज। वोल्टेज इतना लाइन का कोई अर्थ नहीं निकलता है, सीधा सीधी हमको याद रखना वोल्टेज। एवं उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, एवं उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान सदैव का अनुपात, यहाँ होगा का अनुपात, यानी कि सीधा सीधी ओम का नियम कहता है, नहीं समझ में आता है तो वोल्टेज एवं धारा का अनुपात सदैव बराबर रहता है। वोल्टेज और धारा का अनुपात सदैव बराबर रहता है, इसी को तो हम लोग ओम का नियम कहते हैं। इतना बड़ा परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधी हम लोग एक लाइन में याद रखेंगे, वोल्टेज और धारा का मान सदैव नियत रहता है, बस हो गया, ऐसे ही ओम का नियम कहते हैं। लेकिन ऐसा परिभाषा नहीं देना है, तो चलिए इसको हम और आसानी से समझते हैं। तो चलिए हम समझते हैं। ओम ने कहा कि अगर वोल्टेज भी है और किसी चालक में धारा आई है, ओम कहे क्या कि जो अगर हम किसी को बढ़ाते हैं, वोल्टेज का अगर हम बढ़ाएं तो धारा घट जाती है, अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएं और धारा घट जाती है, और फिर इसका मान बराबर ही आ जाता है, फिर इसका मान बराबर ही आ जाता है। यानी कि यदि किसी चालक है उसमें अगर हम वोल्टेज के साथ छेड़खानी की गई अर्थात हम उसके वोल्टेज को बढ़ा दिए तो धारा हमेशा घट जाता है, ऑटोमेटिक स्वतः घट जाता है, और फिर दोनों का वैल्यू बराबर ही आ जाता है। यानी कहने का मतलब भी अगर हम 20 कर दें, यानी कि वोल्टेज को अगर हम 20 कर दिए, धारा ऑटोमेटिक हमारा 5 आ जाता है, यानी कि इसको काटेंगे तो हम 4/1 अर्थात 4:1 आ जाता है। हमने इसको नोट किया। आप लोग के प्रयोगशाला में देखते होंगे कि जो आमीटर रहता है और रियोस्टेट रहता है, उसकी मदद से रीडिंग करना पड़ता है और फिर कॉपी में लिखना पड़ता है, 3-4 प्रयोग करना पड़ता है ताकि ये उनका नियम का सत्यापन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उन्होंने एक बार क्या किया, वोल्टेज को 20 किया तो धारा ऑटोमेटिक 5 हो गई, और फिर इसका मान आया 4/1 यानी कि 4:1। इसको हमने नोट किया। फिर उन्होंने क्या किया, वोल्टेज को अब की बार क्या किया, 16 कर दिया, वोल्टेज को 16 कर दिया तो धारा ऑटोमेटिक हो गई 4। तो क्या फिर इसका मान अनुपात से भी आ गया। ओम को लगा क्या भाई ये गलती से हो गया, क्योंकि यहाँ वैल्यू बराबर आ गया, ओम को लगा दिया गलती से हो गया। अब की बार हमने क्या किया, वोल्टेज को कर दिया 40, वोल्टेज को कर दिया 40 और धारा हो गई ऑटोमेटिक 10। फिर 4/1 यानी कि 4:1 आ रहा। अब चिंता में पड़ गया, उसको चिंता होने लगी भाई सबको बराबर है। तब उसने अपना नियम दिया कि धारा और वोल्टेज का मान सदैव नियत रहता है, बस इसे ही ओम का नियम कहते हैं, यानी कि धारा और वोल्टेज का मान हमेशा नियत रहता है, इसको तो ओम का नियम कहते हैं। चलिए अब हम इसको लिखेंगे कैसे उसको हम समझते हैं। चलिए मैं आपको परिभाषा लिख दिया हूं। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के सिरों के बीच विभवांतर यानी सीधा सीधी वोल्टेज, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का समानुपाती होता है। बस इतना ही आपको लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। और उसमें अर्थात दे दीजिएगा, अर्थात छूट गया, मैं आपको दे देता हूं, अर्थात भी समानुपाती आई, अर्थात भी समानुपाती आई। आई क्या है यहाँ पर, आई यहाँ हमारा विद्युत धारा है, लेकिन इसको अगर हम फोड़ के लिखें, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर आई और एक प्रतिरोध आ जाता है, यानी V बराबर आई आ गया, तो ओम का नियम कहता है। लेकिन ओम का ओरिजिनल समीकरण क्या है, V/I बराबर में R,
विभा आई बराबर, यानी कि धारा और वोल्टेज का अनुपात सदैव नियत रहता है। आर यहाँ हमारा प्रतिरोध है, आर हमारा यहाँ प्रतिरोध है, आई क्या है, विद्युत धारा है। चलिए अब हम इसको मात्रक निकालते हैं। मात्रक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मात्रक निकालने के लिए क्या करेंगे, आर यानी कि प्रतिरोध, आर क्या होता है, मात्रक करेंगे, इसके लिए करेंगे क्या, मात्रक किसका होता है, आर का मात्रक होता है ओम। आर यानी कि हमारा प्रतिरोध का मात्रक क्या हुआ, ओम हुआ। चलिए अब भी का होता है वोल्ट बाय आई, आई यानी कि विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर यानी कि वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर भी हमारा होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर, दोनों इसका मात्रक भी होता है। दोनों इसका वोल्ट बटे एम्पियर या वोल्ट प्रति एम्पियर ही इसका मात्रक होता है। चलिए अब हम इसके आगे से समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक ओम क्या होता है। आपके परीक्षा में प्रश्न में पूछता है एक ओम क्या होता है, फिर हम ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। चलिए अब हम एक ओम को समझते हैं। क्या कहता है, हम जानते हैं कि V बाय आई बराबर आर। अभी तुरंत ओम जी ने बताया था कि V बाय आई बराबर आर, यानी कि यह है ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ यानी कि यह ओम का नियम है। तो एक ओम निकलेगा कैसे, कहता है कि यदि V का मान 1 हो जाए, यदि V का मान यानी कि वोल्टेज हमारा 1 वोल्ट हो जाए, वोल्टेज हमको अगर हम 1 वोल्ट कर दे और धारा भी 1 एम्पियर रखता है, यानी कि V का मान भी 1 हो जाए और धारा का मान भी 1 एम्पियर हो जाए, तब जो उसमें प्रतिरोध होता है तब वह 1 ओम कहलाता है। यानी कि अर्थात यानी कि V का मान 1 तो 1 वोल्ट, धारा I यानी कि 1 एम्पियर तो 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर बराबर में 1 ओम, यानी कि 1 वोल्ट भी हो जाए एम्पियर, यानी कि धारा भी 1 एम्पियर हो जाए, तब उसमें जो प्रतिरोध होता है उस तार का 1 ओम कहलाता है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, आपके परीक्षा में प्रश्न पूछता है कीजिएगा 1 ओम की परिभाषा दीजिए। उसको हम लिखेंगे कैसे, यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर, यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट को यहां से ले लिए एवं उसमें प्रवाहित विद्युत धारा भी 1 एम्पियर हो, यानी कि विभवांतर भी 1 वोल्ट होना चाहिए और विद्युत धारा भी 1 एम्पियर होना चाहिए, तब जो उस तार में हमारा प्रतिरोध होता है वह 1 ओम कहलाता है, तब उस तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। कितना सिंपल है, फिर से समझते हैं। यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर, यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर, यानी कि पहला सिरा ये दूसरा सिरा ये, इसके बीच का जो विभवांतर है यानी कि कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए, यानी कि इस तार में 1 वोल्ट का आना चाहिए सप्लाई, एवं उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, और उसमें विद्युत धारा का मान कितना चाहिए, 1 एम्पियर, और इस तार में हम मेरा 1 एम्पियर का विद्युत धारा भी आना चाहिए, तब इस तार में हमारा जो प्रतिरोध होगा वह 1 ओम कहलाएगा, अर्थात 1 वोल्ट का वोल्टेज आएगा और धारा भी हमारा 1 वोल्ट एम्पियर आएगी, तब इस तार में जो हमारा प्रतिरोध होगा वह 1 ओम कहलाएगा। चलिए अब हम ओम के नियम का सत्यापन करना सीखते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसको सिद्ध कैसे करेंगे। सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, एक मीटर को लगाएंगे, वोल्ट मीटर को लगाएंगे, यहाँ धारा परिवर्तक यानी कि घुमाने वाला घटाने वाला जो होता है, वोल्टेज के मान को बढ़ाने वाला घटाने वाला को धारा ने रखा था, आप लोग देखते होंगे स्टेबलाइजर में लगा रहता है, सबके घर में अवेलेबल है। एक बैटरी स्रोत से जोड़ लेते हैं, एक कुंजी यानी कि चाबी, इधर एक बल्ब लगा लेते हैं, आमीटर को, वोल्ट मीटर को, और आमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में लगाएंगे, आमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में लगाएंगे और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाएंगे। आमीटर धारा को माप लेता है और समांतर ये वोल्ट मीटर वोल्टेज को माप लेता है। चलिए अब हम इसको लिखते हैं, सिर्फ फिगर को देखकर लिखेंगे कैसे। ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए परिपथ में धारा परिवर्तक यानी कि वोल्टेज के मान को बढ़ाने और घटाने वाला, प्रतिरोधक, वोल्टमीटर, आमीटर, बैटरी एवं बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। अब जोड़ने के बाद तो क्या करेंगे, अब वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, आमीटर को श्रेणी क्रम एवं वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो भाई चीज हम यहाँ लिख लिए हैं। आमीटर क्या करती है, धारा को मापती है, और वोल्ट मीटर विभवांतर को मापती है, वो चीज भी लिख लीजिए। विद्युत धारा आमीटर से मापी जाती है और विभवांतर वोल्ट मीटर से मापी जाता है। यदि धारा परिवर्तक द्वारा धारा के मान को बढ़ाया जाता है तो वोल्ट मीटर का मान भी बढ़ता जाता है। कहने का अर्थ यह है कि वोल्टेज के मान को बढ़ाने घटाने वाला, अगर हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, यानी कि धारा के मान को अगर हम बढ़ाएं तो विभवांतर का मान भी बढ़ जाएगा। आप लोग देखते हैं आगे करते हैं तो वोल्टेज भी बढ़ जाता है। उसी तरह
घटाएंगे तो वोल्टेज भी घट जाता है। इसी चीज को नोट भी करना पड़ता है। आप लोग जब प्रयोगशाला में जाइएगा तो वहां आपको नोट करना पड़ता है, तो वही चीज को हमको यहाँ लिखना है। फिर हम लोग लिखेंगे फिर से धारा परिवर्तक को घुमाते हैं और विभवांतर के मान को लिखते हैं, यानी कि 3-4 क्रम में हमको करना पड़ता है, कभी बढ़ाएंगे कभी घटाएंगे, यानी कि 3 से 4 फेज में हमको करना पड़ता है। देखते हैं कि उनके नियम का सत्यापन हो रहा है या ना, क्योंकि 4-5 के बाद लगातार होते ही रहता है, सेम ही आता है वैल्यू। और विभवांतर के मान को लिखते हैं। इस प्रकार लगातार यह प्रक्रिया चलती रहती है। 3-4 बार करने के बाद क्या करेंगे, और विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। जब 3-4 बार कर लेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, उसका एक ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ खींचने पर हम देखेंगे एक सरल रेखा में प्राप्त होती है। हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं, यहाँ भी आई पहले केस में हम लोग धारा ये वोल्टेज 10 था तो धारा 2 आ गई। दूसरा केस में जब फिर हम बढ़ाए धारा के मान को, यानी कि वोल्टेज 20 हुई तो धारा हमारा 4 हो गई स्वतः। फिर अगला केस में क्या किए, वोल्टेज हमारा 30 हो गया और धारा हमारा हमेशा 6 आया। फिर 40 फिर 50 हो गया। आप लोग अगर देखिएगा तो यह सबका मान देखिएगा तो वोल्टेज और धारा का अनुपात हमेशा 5:1 आ रहा है, तो सबका सब बराबर है। यही तो उनका नियम कहता था कि हमेशा नियत रहता है। और इसका हम लोग ग्राफ खींचे, यानी कि ऊपर वाला अगर हम वोल्टेज ले लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, और नीचे वाला 2, 4, 6, 8, 10 क्या ले लीजिए, धारा का मान ले लीजिए। और इसके बीच जो हम लोग ग्राफ खींचे वह एक सरल रेखा है। यह क्या है, सरल रेखा है। यह क्या प्रतिरोध को निरूपित करता है। वही हम नोट में यहाँ लिख दिए हैं, यदि विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ की ढाल प्रतिरोध का मान देती है। ग्राफ की ढाल ये किसका मान देती है, प्रतिरोध का मान देती है। ऊपर में हमेशा भी यानी वोल्टेज लिखा जाएगा और नीचे में हमेशा धारा यानी कि आई लिखा जाता है। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा कि धारा को आई को ऊपर कर दीजिएगा और डी को नीचे कर देगा, तब वो गलती हो जाएगा। अगर हम लोग इतना कर देते हैं तो हमारे 5 नंबर में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे 100%। एक नंबर भी नहीं कटेगा। अगर हम लोग हम आपको जितना पता है इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो एक नंबर भी छूटने का चांस नहीं है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना क्लियर आज की।